धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक खबर आजकल इंटरनेशनल खबर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, आपके सामने भी आ चुकी है। लगातार हम भी इस पर अपनी जो है कुछ बातचीत रखने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल इस खबर को लेकर आज बातचीत करने जा रहे हैं देश के जाने माने पूर्व आईपीएस विभूति नारायण राय जी, शॉर्ट फॉर्म में वीएन राय वो अपना नाम लिखते हैं। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल के अंदर एक शूट आउट हुआ है। कहा जा रहा है कि वो गैंगवार है, लेकिन साफ अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफा हुआ है। एक शख्स जिसका नाम अंशुल दीक्षित उर्फ सुमित दीक्षित है, उसने अंधाधुंध फायरिंग की। मुकीम काला, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, इसी तरीके से एक और अपराधी वहां पे बंद था, महराजुद्दीन और महराज, जो करीबी बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी का। इन दोनों की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने अंशु जो दीक्षित है उसको मुठभेड़ में मार गिरा, उसको जिंदा नहीं पकड़ा। अब पता चल रहा है कि वहां सीसीटीवी पिछले 2 महीने से खराब पड़ा हुआ था। अब पता चल रहा है कि वहां बड़े ऑफिसर जो हैं वो छुट्टी पर गए हुए थे। तो इससे कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया कि क्या सब कुछ सोचे समझे तरीके से किया गया है, क्या ये हो गया है या करवाया गया है। तो इन्हीं सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। और जो इसके बाद एक्शन लिया गया उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के जरिए कि जेलर को हटा दिया और जेल अधीक्षक को हटा दिया, तो क्या इस सब से मामला शांत हो जाएगा? तो बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि जो चित्रकूट की जेल में हुआ उसे आप कैसे देखते हैं अपने नजरिए से? देखिए, चित्रकूट की जेल में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन उससे कई तरह के सवाल उठते हैं। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब राज्य किसी को अपनी कस्टडी में लेता है तो उसके जान माल की जिम्मेदारी राज्य की होती है। यानी अगर सरकार ने किसी को जेल में बंद कर रखा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है जी। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि जेल इतना सुरक्षित माहौल होता है कि वहां पर जो भी चीजें अंदर जाती है, अंदर से बाहर निकलती हैं, उन सब के ऊपर जेल अधिकारियों का नियंत्रण होता है। हर व्यक्ति जाता है उसकी तलाशी होती है, जो सामान जाता है उसकी तलाशी होती है। अब तो आधुनिक मशीनें हैं जिसमें हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है या डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है, उसके नीचे से आदमी गुजरता है। हाथ से भी अगर आप तलाशी लें तब भी ये जो 9mm पिस्टल है ये आसानी से नहीं जा सकती। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि कैसे ये 9mm पिस्टल अंदर चली गई। तीसरी चीज ये है कि भारतीय जेलों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत खराब है। आपने अभी देखा होगा कि जब लंदन में विजय माल्या के प्रत्यार्पण की कार्रवाई हो रही थी, या उसके बाद वही सारे जो उसने नीरव मोदी ने भी वही सारे तर्क दिए जो विजय माल्या ने दिए थे कि भारतीय जेलों में बहुत स्थिति खराब है, वहां पर उसकी जान का खतरा होगा, वहां पर उसके लिए जो उसके मानवाधिकार हैं उनका सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल होगा। ये तो गनीमत हुई कि भारत सरकार ने एक जेल की तस्वीर वहां भेजी, दिखाया कि हम कहाँ रखेंगे विजय माल्या को, और ब्रिटिश अदालतों ने फिर विजय माल्या का और फिर नीरव मोदी का उसके बाद ये तर्क माना नहीं। लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि अगर कहीं ये चित्रकूट वाली घटना इसके पहले हुई होती तो ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ उनके आर्गुमेंट का पार्ट होती। तो चित्रकूट में तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये हथियार कैसे गया, फिर दूसरी चीज है कि इसमें क्यों इस हत्यारे को मार दिया गया। अंशुल दीक्षित को जब जिस समय मारा गया उस समय तो पूरी तरह से पुलिस की दया पर था, वो किसी बाहर तो कहीं था नहीं, जेल के अंदर ही था। थोड़ा हमें धैर्य की जरूरत थी, हम थोड़ा धैर्य दिखाते तो उससे सरेंडर करा सकते थे या उसे घायल करके गिरफ्तार कर सकते थे। अगर वो गिरफ्तार होता तो सारे षड्यंत्र पता चल जाते। ये पता चल जाता है कि हथियार आया कहाँ से, ये पता चल जाता है कि उसके अलावा इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है जी। जितना मैंने अखबारों में पढ़ा है, मेरी जानकारी में यही है कि अंशुल दीक्षित का इन दोनों अपराधियों से किसी तरह की कोई पुरानी ना तो अदावत थी ना एक दूसरे से जान पहचान थी, कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो अचानक उसके मन में कैसे ये विचार आ गया कि उसे इन दोनों को मारना है, और मारने के लिए कौन उसकी मदद कर रहा था जिसने इतना सोफिस्टिकेटेड हथियार वहां पे भेजा। अगर जेल के अंदर जो चीजें उपलब्ध थी, चाकू छुरी चम्मच, इन सब से हमला हुआ होता, किसी
पत्थर से हमला हुआ, तब तो समझ में आता है कि वो वहीं से सब कुछ शुरू हुई है। इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत तो कहीं बाहर हुई है। मुझे लगता है यहाँ सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है पिस्टल का जेल में पहुंचने का, क्योंकि कोरोना के चलते मुलाकात मिलाई जिसको कहते हैं वो बंद है। लोग अपने परिवार के लोगों के लिए, जो लोग वहां बंद हैं, उनके लिए सामान तक नहीं भेज पा रहे हैं, मुलाकात नहीं होती है, और ऐसे में वेपन अंदर चला जाना, तो ये तो मामला और ज्यादा संगीन है ना सर? नहीं, बिल्कुल संगीन है। कोई चीज अंदर चली जाए बिना जेल अधिकारियों की इजाजत के, बिना जेल कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी के, वो संगीन है। लेकिन इसमें तो इसलिए भी इसकी गंभीरता बढ़ जाती है कि एक सोफिस्टिकेटेड वेपन, एक 9mm पिस्टल अंदर चली गई, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। एक खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी को बागपत ले जाया गया, रात को ले जाया गया, सुबह उसका मर्डर हो गया, आज तक वेपन नहीं मिल पाया। ऐसे ही बताया जा रहा है कि मुकीम उर्फ काला, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, वो भी यहाँ 4-6 दिन पहले आया और उसकी हत्या कर दी गई, और उसके साथ साथ में महराजुद्दीन की हत्या कर दी गई। और कहा यह जा रहा है कि अंशुल दीक्षित ने यह कह के मारा कि ये मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा होगा उसने, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका मुख्तार अंसारी से क्या झगड़ा था, या मैंने जितना पढ़ा है, मुझे तो जानकारी अखबारों से मिली है, उसमें तो इन दोनों से पहले कभी मिला ही नहीं है, या इन दोनों से उसकी कोई दुश्मनी रही हो। इन दोनों के साथ, ये तो तीनों अपराधी हैं, तो उनके साथ मिलकर कभी इसने अपराध किया हो, ऐसी कोई जानकारी पहले से नहीं है। अगर ये जानकारी थी, उसके बाद भी इन दो अपराधियों में से एक को तो उसी की बैरक में रखा गया। अगर उसके बाद उसी की बैरक में रखा गया तो और भी ज्यादा अक्षम में गलती है। यहाँ एक सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है सर, क्योंकि अब रिपोर्ट आ रही है कि 2 महीने से पूरी जेल के सीसीटीवी खराब पड़े थे, और ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि कंपनी वाला बार बार शिकायत करने के बाद भी नहीं आ रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की जेलों की हालत बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इसी से जग जाए और दूसरे जेलों की भी जांच करा ले, तो ज्यादातर जेलों में सीसीटीवी कैमरे खराब होंगे। अगर इस जेल में जानबूझ से खराब किए गए तब तो बहुत गंभीर बात है। अगर इस जेल में सिर्फ इसी दौर में खराब किए गए सीसीटीवी कैमरे, जब ये कांड हुआ तो बहुत खराब बात है। लेकिन ये आम एक आप पाएंगे कि जेलों में, उत्तर प्रदेश की जेलों में, आप अचानक जेलों में छापे पड़ते हैं और कोई बाहर से कोई नहीं आता, इसी सरकार के अधिकारी जाते हैं, छापे डालते हैं और वहां से मोबाइल फोन बरामद कर लेते हैं, वहां से खाने पीने के सामान बरामद कर लेते हैं। ये अंशुल दीक्षित तो इसके पहले शायद रायबरेली की जेल में था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो रायबरेली मुर्गा खाते हुए इसकी तस्वीरें सामने आई थी और बाकायदा इसके बगल में एक हथियार भी रखा हुआ था। सही बात है। देखिए, जेलें तो मजेदार बात है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से जेलें अपराधियों के लिए स्वर्ग की तरह काम करती हैं। बल्कि वहीं रह करके, मैं आईजी रहा हूं मेरठ में, मुझे वहां का पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बड़े अपराध, खासतौर से अपहरण और हत्या के, वो जेलों के अंदर से ऑर्गेनाइज किए जाते थे। बल्कि जो होशियार थानाध्यक्ष होते थे, जो होशियार विवेचक होते थे, वो जब भी कोई ऐसी वारदात होती थी जो खुल नहीं रही होती, तो अपने किसी आदमी को जेल में दाखिल करा देते थे और वहां से उसकी सूचना लेके आ जाता था। तो जेलें तो बहुत खराब, जिन्हें आप कह सकते हैं, व्यवस्था और एक तरह से अपराधियों का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गई है उत्तर प्रदेश में। क्या ये महज इत्तेफाक है कि सीसीटीवी कैमरे 2 महीने से खराब पड़े थे? क्या ये महज इत्तेफाक है कि जितने जेल के बड़े अधिकारी थे वो आजकल छुट्टी पे चल रहे थे, या ये कोई संयोग है या प्रयोग है? देखिए, मैं तो नहीं मानता कि ये इत्तेफाक है। अगर अंशुल दीक्षित को जिंदा पकड़ लिया गया होता तब तो मैं समझ सकता था कि जेल अधिकारियों की गैर जानकारी में किसी छोटे कर्मचारी की गलती से ये हथियार अंदर आ गया। लेकिन ये अंशुल दीक्षित का मारा जाना इस पूरे मामले को मशकूक बना देता है, संदिग्ध हो गया है। इसकी तो अब और गहराई से छानबीन होनी चाहिए। और जेल के बड़े अधिकारियों का, जैसा आप कह रहे हैं कि उसी समय छुट्टी पर थे, उनका उसी समय छुट्टी पे चला जाना, ये सब बहुत गहरी जांच की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर रोजाना सवाल उठते हैं, लेकिन आदित्यनाथ योगी के राज में जेल के अंदर, जहां आप कह रहे हैं कि वहां तो बड़े बड़े अपराधी पहले खुद ही जेल में बैठे रहते थे और वहां से पूरा अपना साम्राज्य बाहर चलाते थे, चाहे उन्हें फिरौती वसूली होती थी, चाहे किडनैपिंग करनी होती थी, रंगदारी वसूली, तमाम तरीके के काम वहीं से वो बैठे हुए करते थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब ये जेल भी सुरक्षित नहीं रही है। मुन्ना बजरंगी का मर्डर हाल फिलहाल का ही मामला है जो बागपत की जेल में हुआ, और आपको अगर जानकारी हो सर, आज तक उसमें वेपन नहीं मिला है, जेल के अंदर से हथियार गायब हो गया।
अरे ये मुझे नहीं पता, ये तो बड़ा और भी ज्यादा चिंताजनक मसला है, क्योंकि जी जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब मैंने वो उस घटना की रिपोर्टिंग पढ़ी थी, जी तो वो आदमी जेल में ही पकड़ा गया, तो वो हथियार कहाँ फेंकेगा या हथियार कहाँ छिपाएगा? और वो हथियार तो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, उसी हथियार पे तो सब कुछ दारोमदार होगा जब जी मुकदमा चलेगा। तो ये अगर हथियार गायब हो गया तो और भी चिंता की बात है। देखिए, ये 2 हत्याएं पिछले 1.5-2 साल में, ये जो अभी सरकार है इसी के शासनकाल में हुई है। तो ये जी अपने आप में एक बहुत बड़ी कमेंट्री है, ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी टिप्पणी है जो उत्तर प्रदेश में जेलों की हालत है उस पर। हमने देखा है मायावती के दौर में, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन वाला जो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बहुत सारे सीएमओ सुसाइड वगैरह कर लेते थे या संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती थी। आजकल भी खबरें आ जाती हैं कि बहुत से कैदी जो हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, या इसके अलावा और खबरें आ जाती है कि कुछ ने सुसाइड कर लिया। लेकिन इस तरीके से हथियार अंदर जाना और अंधाधुंध फायरिंग करना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है मुकीम काला को 13 गोलियां मारी गई हैं सर। नहीं नहीं, ये तो सारा मामला बहुत चिंताजनक है। देखिए, मैं तो फिर उसी को दोहराऊंगा कि अगर अंशुल दीक्षित जिंदा पकड़ लिया गया होता तो बहुत सारे राज से पर्दा उठ सकता था, लेकिन अब उसके मर जाने के बाद तो सारी चीजें उसके साथ दफन हो गई। अब जब तक कि कोई आप या तो ये सीआईडी कर रही होगी तफ्तीश, या जिले की पुलिस कर रही होगी, जब तक तफ्तीश कुनिंदा को कोई ऐसा आदमी ना मिल जाए जो अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो और सारे राज का पर्दाफाश करने के लिए विलिंग हो और आगे आए, मुझे नहीं लगता कि ये तो एक ब्लाइंड केस की तरह हो गया। उसके मर जाने के बाद तो अपने साथ साथ वो सारे राज लेकर के चला गया। जी, क्या नए ट्रेंड की पुलिसिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि हमने देखा एक दौर था जब बदमाशों में गैंगवार होती थी, तो उसी दौरान पुलिस वाले भी बताते हैं ऐसा कि किसी बदमाश को मार देते थे और कहीं जंगल में डाल देते और कहते थे कि गैंगवार में मर गया। वैसा ही कुछ अब जेलों के अंदर गैंगवार के रूप में जो बदमाश हैं उनके मर्डर कराए जा रहे हैं क्या सर? अब ये बड़ा मुश्किल है ये कह पाना, मतलब इस तरह तो इतनी सरलीकृत तरीके से मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभीर वेकअप कॉल है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, कि जेलों में अगर ऐसा हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि वो 1.5-2 महीने से या 3 महीने से सीसीटीवी कैमरे खाली है, खराब थे, तो ये तो एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जेल मुख्यालय में, जहां हर जेल का उनको हर घंटे का पता हो। 3 महीने से कैसे सीसीटीवी कैमरे खराब है? अगर सीसीटीवी कैमरा एक दिन भी खराब होता तो इसकी रिपोर्ट जेल मुख्यालय को आनी चाहिए और फौरन वहां से जांच शुरू हो जानी चाहिए कि साहब ये कैमरे क्यों खराब है। कैमरे केवल भ्रष्टाचार या टेक्निकल कारणों से नहीं खराब होते, ये भी सही है कि भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, जिन कंपनियों से खरीदा गया होगा उन कंपनियों ने घटिया माल दिया होगा, ये भी एक संभावना है। लेकिन उससे बड़ी संभावना ये है कि जब भी कोई अपराध होता है तभी ये कैमरे क्यों खराब आपको मिलते हैं। इसका मतलब कि कोई तो कोई हाँ इंटरेस्ट लेता है कि कैमरे खराब हो जाए। बिल्कुल सही आप सवाल उठा रहे हैं कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है तब कैमरे खराब ही क्यों मिलते हैं। आखिर ये सवाल बड़ा होना चाहिए और इस पे वाकई में पूरी तमाम जेलों के अंदर जांच करानी चाहिए कि कहां कितने सीसीटीवी चल रहे हैं। अब चलते हैं इन दोनों के नाम की तरफ। मुझे लगता है एक का नाम है मुकीम उर्फ काला, दूसरे का नाम है महराजुद्दीन, और दोनों के साथ एक नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुख्तार अंसारी। क्या सरकार जो आज कोरोना के दौर में घिरी पड़ी है, गंगा में जमुना में लाशें मिल रही हैं, लोग घाटों पर लाशों को दबा दे रहे हैं, उस दौर में शायद ये मामला इसलिए बढ़वाया गया या बढ़ाया गया या पैदा किया गया कि इसके सांप्रदायिकरण करके और मामले से बचा जा सके जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कोरोना के दौर में? असल में देखिए, मेरा अनुभव तो ये कि अपराध ज्यादा सेकुलर दुनिया है। जैसे आप इस मुख्तार अंसारी के चेलों की सूची, इसके गैंग के मेंबर्स की सूची देखें तो इसमें बहुत सारे हिंदू हैं और हिंदुओं में भी हर जाति के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार देखिए अपराधी भी तो इसी समाज से आता है, उसके अंदर भी एक सांप्रदायिक दुर्भावना छिपी रह सकती है। वो हिंदू है मुसलमान हुए अलग बात है। तो मुझे आप चूंकि ये आदमी मर गया, अंशुल दीक्षित मर गया, तो इन सारी चीजों पर क्या टिप्पणियां की जाए। और रही बात सरकार कोरोना की असफलता छिपाने की, तो ये इसलिए नहीं कि इससे भी तो सरकार की बदनामी हुई ना, इससे सरकार की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी। क्या आपको लगता है कोई ऐसी जांच है जो निष्पक्ष जांच हो सके और अभी भी कुछ पता चल सके कि असल हुआ क्या है अंदर? आपके हिसाब से कौन सी जांच होनी चाहिए? अब मुझे लगता है, देखिए जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और दुर्भाग्य से सीबीआई के बारे में भी इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से लेके अलग अलग अदालतें कर चुकी,
तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं होगी। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर सचमुच तह तक जाना चाहे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही उसे अच्छे विवेचक मिल जाएंगे, अच्छे आईपीएस अधिकारी मिल जाएंगे जो पर्यवेक्षण अच्छा करें। तो इसका, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो शासक हैं, जो रूलर है, वो सच्चाई जानना चाहें। अगर सच्चाई जानना चाहें तो इसमें भी सच्चाई पता लगा, उसके मर जाने के बावजूद कहीं ना कहीं से सच्चाई निकल सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने सही लाइन कही कि अगर शासक चाहे तो सच्चाई तो निकल के, वही कहते हैं ना कि अपराध कहीं भी छुप के किया हो, अपराध छुप नहीं सकता, उसी तरीके से बाहर आ सकती, लेकिन शर्त वही है कि शासक चाहे तो। फिर तो चाहे एक मामूली से ऑफिसर से जांच करा ले और तमाम चीजें सामने आ जाए। हम इंतजार रहेगा क्या सरकार वाकई में कोई गंभीर जांच कराएगी और उसके बाद कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाएगी, या जैसे आज तक हमें पता ही नहीं चला कि वो एसआईटी जो बनी थी कानपुर में विकास दुबे वाले मामले को लेकर, उसने क्या रिपोर्ट दी और क्या रिपोर्ट नहीं दी, और इस रिपोर्ट के बाद क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, किसी की कोई जिम्मेदारी तय की जा रही है, कुछ पता नहीं। लेकिन ऐलान कर दिया गया है कि जांच कराई जा रही है। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर।